हेलो गर्ल्स। अभी तक हमने विभिन्न वस्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। साथ ही साथ हमने ये देखा कि विभिन्न आयु वर्ग और विभिन्न शारीरिक परिस्थितियों के अंदर हमें हमारे पहनने वाले वस्त्रों का चयन किस प्रकार से करना चाहिए। जब हम वस्त्रों की उपयोगिता की बात आती है तो पहनने के वस्त्रों के अलावा और भी इसके उपयोग हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र कवर होता है वो है आपका गृह उपयोगी वस्त्र। यानी घर में पहनने के वस्त्रों के अलावा कहाँ कहाँ पर हम इनका चयन करते हैं, तो हम इनको कह सकते हैं कि गृह उपयोगी वस्त्रों का उपयोग या सिलेक्शन ऑफ हाउस होल्ड लिनन्स। और हाउस होल्ड लिनन्स में क्या आते हैं, जितने भी पहनने के अलावा जहाँ जहाँ पर हम वस्त्रों का उपयोग करते हैं वो हमारे हाउस होल्ड लिनन होते हैं। और ये किस प्रकार के हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारे घर में प्रयुक्त होने वाली चादरें, बेड कवर्स, पिलो कवर, टेबल कवर या मेजपोश, टेबल नैपकिन्स, विभिन्न प्रकार के तौलिए, पर्दे, दरी, कंबल, अपहोल्स्ट्री यानी जो हम सोफे आदि के लिए कवर लगाते हैं सोफे पे, कुर्सियों पर, वो सब भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और गृह उपयोगी वस्त्रों का चयन करते समय हमें उन सभी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जैसे कि हम परिधान के लिए चयन करते समय जिन बातों का ध्यान रखते हैं। और क्योंकि गृहोपयोगी वस्त्रों का चयन गृहिणी को ही करना होता है, वस्त्रों के चयन के लिए वस्त्रों का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे वस्त्रों का प्रयोजन क्या है, कौन से मौसम में हम उनका उपयोग कर रहे हैं, उनकी किस्म कैसी है, बनावट, संरचना और संयोजन के अनुकूल अगर वस्त्र है तो ही उनका चयन किया जाना चाहिए। गृह उपयोगी वस्त्रों का उचित और आकर्षक चयन व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा दिलाने में सहायता प्रदान करता है और इसी प्रकार से हमारे घर की जो है शोभा है उसको भी ये वस्त्र बढ़ाते हैं। गृह उपयोगी वस्त्रों का चुनाव कुशल और कलात्मक रुचि के साथ विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। इससे स्थान और वस्त्र दोनों की सुंदरता में बढ़ोतरी होती है। सामाजिक जीवन में व्यक्ति को मान सम्मान और अच्छा स्थान मिलता है और हमें आत्मसंतुष्टि का भी अनुभव होता है। हालांकि गृह उपयोगी वस्त्रों का चयन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा वस्त्र खरीदें। हम उसका रेट देखें, मूल्य देखें, या हम उसकी क्वालिटी देखें, या हम उसकी विविधता वैरायटी देखें। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हमको ध्यान देना आवश्यक है और इस कार्य को संपन्न करने के लिए पर्याप्त ज्ञान न केवल गृह विज्ञानियों को होना चाहिए बल्कि इसका ज्ञान सभी के लिए अपेक्षित है और इनमें भी गृहिणी के लिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि कम पैसे में अधिक अच्छा, अधिक उपयोगी, सुंदर वस्त्रों को क्रय करने की क्षमता हमें होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो विक्रेता है वो लुभावने और डिजाइन, सुंदर रंग और आकर्षक वस्त्रों को दिखा करके हमें भ्रमित कर देता है और हमको वस्त्र को खरीदने के लिए मजबूर करता है। यह कार्यक्षमता और टिकाऊपन पर उतना ध्यान हम नहीं दे पाते। अब हम इसमें बात करेंगे कि किस किस प्रकार के, जो हमने ऊपर मैंने आपको बताया कि चादरें, बेड कवर, जितने भी प्रकार के जो गृह उपयोगी वस्त्र हैं उनका हमको सिलेक्शन कैसे करना है, किस रूप में वे बाजार में उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं बेडशीट्स की या चादरों की। पलंग पर बिछाया जाने वाला चादर बेडशीट कहलाता है और इसके उचित चयन से प्रयोगकर्ता को इसमें आराम और सुख का अनुभव होता है। देखने वाले भी इससे सुख प्राप्त करते हैं, खुश होते हैं। लेकिन टिकाऊ, उपयुक्त, सुंदर चादर का प्रयोग करना या चयन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सबसे पहले चादर को क्रय करने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि इसका माप पलंग के या गद्दों के माप के अनुसार है या नहीं, और ये पूरे गद्दों को ठीक से कवर कर पा रहा है, ढक पा रहा है या नहीं। क्योंकि छोटी चादर चाहे कितनी भी सुंदर और नमूनेदार या आकर्षक क्यों न हो, वो व्यर्थ हो जाती है यदि वह पूरे पलंग पर
नहीं आती या बैठने पर वो सिकुड़ जाती है, समट जाती है। अतः हमेशा चादर का चुनाव पलंग की और गद्दों की लंबाई चौड़ाई के अनुसार करना चाहिए। यहाँ तक कि चादर की जो नाप है वो पलंग के या गद्दे के माप से 6 से 8 इंच तक ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि इन्हें गद्दों के भीतर तक दबाया जा सके। पलंग पर सुंदर चादर बिछा देने से पूरे कमरे का सौंदर्य बढ़ जाता है। चादर का माप अर्थात लंबाई और चौड़ाई निश्चित होती है और ये बाजार में 2 या 3 साइज में उपलब्ध रहती है। सिंगल बेड की जो चादर होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई 108 इंच बाय 36 इंच यानी 108 इंच लंबी और 36 इंच चौड़ी होती है, और कभी कभी इसका नाप बदलकर 108 बाय 40 इंचेस का भी कर दिया जाता है। जब हम डबल बेड की चादर की बात करते हैं तो डबल बेड की चादर आपकी आती है 108 बाय 90 की, जिसको हम सिंपल डबल बेड की चादर कहते हैं। इसके अलावा ये आती है 108 बाय 72 इंच की, जिसको हम मध्यम साइज़ की बेडशीट डबल बेडशीट कहते हैं। और किंग साइज़ की जो बेडशीट होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई 122 इंच बाय 108 इंच होती है, यानी अलग अलग इंच के इसकी नाप होते हैं। और किंग साइज़ की जो बेडशीट होती है वो थोड़ी दाम में अधिक होती है, लेकिन सबसे पर्याप्त वही रहती है कि उसको हम चारों तरफ से बहुत अच्छी से गद्दे के बीच नीचे दबा सकते हैं, ताकि जब भी हम उस गद्दे का या बिस्तर का प्रयोग करें तो वो चादर खिसके अपने स्थान से नहीं खिसके। चादर का चुनाव और खरीदारी वस्त्र की संरचना और टिकाऊपन के आधार पर करनी चाहिए। चादर पर जब हम सोते हैं तो उस पर घर्षण होता है, रगड़ लगती है, जिसके लिए उनकी मजबूती पर बल दिया जाता है। साथ ही शरीर के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से कोमलता और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। वस्त्र का अधिक गणांक और सघन बुनाई वाली चादर ज़्यादा उत्तम रहती है। चादर क्योंकि शीघ्रता से गंदी हो जाती है, अतः धुलाई सरल और स्वच्छ होनी चाहिए और चादर का रेशा धुलाई प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और इसके लिए चाहे शरीर के अनुसार या उपयोग के अनुसार जो सूती चादर होती है, जो कपास से निर्मित होती है, वही श्रेष्ठ रहती है। चादर पर स्थायी परिसज्जा होती है और चादर का कपड़ा हमेशा शिकन अवरोधक होना चाहिए, जो आसानी से धोया जा सके और उस पर प्रेस आदि की आवश्यकता ना पड़े। चादर का रंग हल्के रंगों वाला या सफ़ेद बेस वाला होना चाहिए और छपाई भी उसमें कम से कम हो। हालांकि आजकल बाज़ार में बहुत तरह की चादरें अवेलेबल हैं, जिनमें डार्क कलर्स भी हैं, प्रिंट्स भी हैं और बुनाई की भी हैं, लेकिन छोटे प्रिंट और लाइन वाली चादरें ज़्यादा उपयोग में आती हैं। सफ़ेद रंग क्योंकि स्वच्छता और सुख शांति का प्रतीक माना गया है और इसका प्रभाव संपूर्ण कक्ष के वातावरण पर पड़ता है, अतः हमें इसी प्रकार की चादरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। चादर जिन रेशों से बनी है उसकी मोटाई यानी व्यास हर जगह से समान है अथवा नहीं, इस बात की भी जांच कर लेनी चाहिए। यदि रेशे कहीं से मोटे या कहीं से पतले होंगे तो चादर शीघ्रता से फट जाएगी, क्योंकि रगड़ और घर्षण के कारण पतले रेशे कमजोर होकर टूट जाते हैं। चादर की बुनाई में ताने और बाने के धागे यानी वार्प एंड वेफ्ट यार्न एक समान व्यास के होने चाहिए। इसी प्रकार से चादर के बीच में या कहीं पर कोई छेद नहीं होना चाहिए, कोई गांठ नहीं होनी चाहिए और ऐंठन युक्त धागा रह नहीं गया हो, इसका भी हमको निश्चित कर लेना चाहिए। चादर के चयन और खरीदारी करते समय उस पर की गई परिसज्जा और परिष्कृतियों को भी देख लेना आवश्यक है। कभी कभी चादर पर स्टार्च देकर के उसकी रचना को सघन बनाने की कोशिश की जाती है, किंतु ऐसी चादर 2-4 धुलाई के बाद ही बेकार हो जाती है और धुलाई के बाद उसकी रचना झीनी, झिरझिरी और लुजलुजी हो जाती है। और ऐसी जो चादर होती है ना तो वो मजबूत होती है, ना ही वो टिकाऊ होती है और समय से पूर्व ही फट जाती है। और यदि आप बाजार में जाते हैं और उसके ऊपर मांड लगा हुआ है तो आप उसको थोड़ा सा हाथ से रगड़कर उसको स्टार्च फ्री करके वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके धागे की रचना किस प्रकार की है। तो
तो आप उस पर जो भी उसके जो लेबल पे उसकी विशेषताएं लिखी हुई है उसको आप अवश्य से देखें जब भी आप चादर खरीदें। इसके बाद आती है बेडशीट के अलावा बेड कवर्स भी होते हैं। ये थोड़े से चादरों से अलग होते हैं। तो बेड कवर का उपयोग रात्रि के समय नहीं होता है, बल्कि दिन में पलंग को ढकने के लिए, चादर को ढकने के लिए, जो हमारी सिंपल बेडशीट्स हैं उनको ढकने के लिए बेड कवर बिछाया जाता है, और जो चादर को गंदा होने से बचाते हैं और बिछावन के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। बेड कवर को अधिक नहीं धोना होता है, और रात्रि के समय इन्हें हटाकर रख दिया जाता है और दिन में फिर से बिछा दिया जाता है। साधारणतया भारी बेड कवर को पसंद किया जाता है, क्योंकि इसके किनारों को मैट्रेस या गद्दे के नीचे दबाना नहीं होता, बल्कि लटका कर रखा जाता है। बेड कवर उड़े नहीं, साथ ही सिकुड़न सरलता से नहीं हो, इसीलिए हम मोटे या भारी बेड कवर का चयन करते हैं। ये बेड कवर आसानी से फटते नहीं हैं, और एक बार अगर हम अच्छा पैसा लगाकर अच्छी श्रेणी का टिकाऊ बेड कवर खरीद लेते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा सही रहता है। बेड कवर रंगीन और डिज़ाइन वाले पसंद किए जाते हैं, और रंग का चयन कमरे की रंग की योजना के अनुसार किया जाना चाहिए। गहरे रंग और नमूनेदार बेड कवर कमरे की शोभा बढ़ाने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिलो कवर की। तो तकिए की खोल या पिलो कवर जिनको हम कहते हैं, इनका कपड़ा मजबूत, नर्म और कोमल होना चाहिए, क्योंकि वह चेहरे की, हमारे जो भी सोने वाला व्यक्ति है उसके चेहरे की कोमल त्वचा के डायरेक्ट कांटेक्ट में, सीधे संपर्क में आता है। कढ़ाई या अन्य कार्य उसके ऊपर यदि किया गया है तो वहाँ की सतह खुरदुरी हो जाती है, और जिससे चेहरे पर रगड़ लगती है और वो हमको कंफर्टेबल नहीं लगता। तकिए का कवर चादर के समान ही रंग और डिज़ाइन का होना उपयुक्त रहता है। तकिए की खोले की लंबाई तकिए से 10 इंच लंबी होनी चाहिए और 2 इंच चौड़ाई में अधिक होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड साइज है तकिए के कवर का वो है 20 बाई 26 इंचेस, 20 बाई 28 इंचेस, और जो सबसे बड़ा आता है वो आता है 22 बाई 28 इंच। ठीक है, और 22 बाई 20 के भी कभी कभी आपको बेड कवर्स मिल जाते हैं, जो सभी प्रकार के तकियों के ऊपर फिट हो जाते हैं। तकिए का गिलाफ खरीदते समय भी उन सभी बातों पर गौर किया जाना चाहिए जो चादर और बेड कवर के लिए आवश्यक है। यानी जो हमारे तकिए का पिलो कवर का जो कपड़ा है वो सघन रचना वाला, चिकना, कोमल और मुलायम होना चाहिए। इनके जहाँ तक रंगों की बात है तो हल्के और सफ़ेद रंग के तकिए के गिलाफ सही रहते हैं, लेकिन जो अगर हम हल्के रंग का प्रयोग करते हैं तो वो जल्दी से मैले हो जाते हैं, और इस पर लगे दाग धब्बे और गंदगी भी हमें शीघ्रता से दिखाई देने लगते हैं। सिर में तेल भी लगा हुआ होता है तो वो भी उसके ऊपर दिखाई देने लगता है। तो तकिए के गिलाफ चादर का रंग और कमरे के रंग के संयोजन से मेल खाता हुआ होना चाहिए। तकिए के गिलाफ के लिए दृढ़, मजबूत और टिकाऊ वस्त्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही वस्त्र में हल्का सा कड़ापन होना भी आवश्यक है। हालांकि ज़्यादा स्टार्च वाला प्रयोग हम ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा। कई बार हमें ये बाज़ार में तकिए के गिलाफ बने बनाए मिल जाते हैं, कई बार नहीं, जबकि आजकल तो जितनी भी बेडशीट्स आती हैं उनमें मैचिंग के, सेम प्रिंट के या उससे मिलते जुलते कलर के आपको रेडीमेड आपको तकिए के गिलाफ मिल जाते हैं। और यदि बाज़ार से हम बिना तकिए के गिलाफ वाली चादरें लाते हैं तो उनमें हम उनको घर पर भी हम उनको सिला जा सकता है। लेकिन तकिए का गिलाफ बनाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह ज़्यादा कसा हुआ ना हो और ना ही अत्यधिक ढीला हो, और उसकी साइज इस प्रकार की होनी चाहिए जिसे तकिए पर आसानी से चढ़ाया या उतारा जा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेबल नैपकिन्स की। आपने देखा होगा हम दैनिक जीवन मजबूत, टिकाऊ, मुलायम, सिकुड़न अवरोधी, स्पर्श में चिकना, आसानी से धुलने वाला, सघन रचना वाला, दृढ़ और प्रत्यास्थता के गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। इनके साथ ही इसमें कड़ापन
और अवशोषण क्षमता का विलक्षण गुण होना आवश्यक है। लुझलुझे, अत्यधिक स्टार्च वाले और झिरझिरी रचना वाले वस्त्रों से निर्मित टेबल नैपकिन अनुपयुक्त रहते हैं। टेबल नैपकिन को बार बार धोना पड़ता है, यहाँ तक कि हर बार के प्रयोग के बाद इनकी धुलाई आवश्यक हो जाती है। यदि उनमें ज़्यादा स्टार्च लगा होगा तो 2-4 धुलाई में ही उनका सारा मांड निकल जाएगा और वस्त्र की रचना झिरझिरी हो जाएगी। अतः सूती वस्त्र के टेबल नैपकिन सबसे उत्तम रहते हैं। लेकिन यदि होटलों में हम जाते हैं तो वहाँ पर डिमास्क, रेयॉन, टेरिकॉट और सूती नैपकिन तैयार किए जाते हैं। चादर के तरह ही टेबल नैपकिन को भी बाजार से हम रेडीमेड रूप में खरीद सकते हैं, बने बनाए खरीद सकते हैं, या इनको कपड़ा लेकर के घर पे बना सकते हैं। ये व्यक्ति की पसंद और रुचि पर निर्भर करता है। सामान्यतः टेबल नैपकिन का जो नाप है वो 12 बाय 12 इंच या 12 बाय 14 इंच का रहता है। इससे अधिक बड़े या छोटे नैपकिन अधिक उपयोगी नहीं होते। हालांकि बड़े नैपकिन्स का उपयोग बड़े होटल्स में, जो 3 स्टार 5 स्टार होटल्स होते हैं, उनमें टेबल की और जो परोसने की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। घरेलू उपयोग के लिए हमें जो नॉर्मल साइज है 12 बाय 12 या 12 बाय 14 इंचेस के, वही उपयोग में करने चाहिए। टेबल नैपकिन यदि हम रंगीन क्रय करते हैं तो, या हल्के या सफ़ेद रंग के करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं इनमें सफ़ेद रंग के ज़्यादा उत्तम रहते हैं। हालांकि इनकी सफ़ेद जो कलर के यदि हम नैपकिन खरीद लेते हैं तो इनकी देखभाल, सफाई, धुलाई, रख रखाव और संग्रह करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और दाग लग जाते तो वे हटते नहीं हैं। तो हालांकि इनका किसी भी प्रकार के कोई से भी रंग के हम लेते हैं तो वो मजबूत, टिकाऊ और आकर्षक होने चाहिए और ज़्यादा दाम के भी नहीं होने चाहिए। उस पर हमको बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। रंगीन टेबल नैपकिन अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी रंग निकलने की दशा में कपड़ा कई बार बदरंग हो जाता है बार बार की धुलाई से, और कई बार आप हाथ पहुँचते हैं तो आपके हाथों पर भी उसका रंग लग सकता है। यहाँ तक कि उनका दाम भी सफ़ेद नैपकिन की अपेक्षा ज़्यादा होता है। दूसरा जो इसकी हानि है वो ये है कि इनकी मजबूती भी अपेक्षाकृत कम होती है। लिनन का नैपकिन बहुत सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली लगता है, लेकिन यह काफ़ी महंगा और मूल्यवान होता है। साथ ही इसकी सफाई, धुलाई, देखभाल, रख रखाव, संरक्षण और संग्रह करना थोड़ा सा कठिन कार्य है, इसलिए इनका उपयोग विशेष अवसरों पर ही करना चाहिए। टेबल नैपकिन को साधारणतः हम प्लेट या ग्लास में व्यवस्थित करते हैं, जिन्हें खाना खाते समय व्यक्ति अपने पाँव में गोदी में बिछा लेता है, और अंत में यह नैपकिन हाथ पहुँचने के काम में आता है। टेबल मैट्स प्लास्टिक, विनाइल कपड़े या प्लास्टिक कपड़े के बने होते हैं और खाना गिर जाने पर पहुँचकर साफ किए जाते हैं। टेबल नैपकिन्स मेट्स और जो टेबल मैट्स हैं और मेजपोश हैं उनसे मेल खाते हुए लगाने चाहिए। और बस वही है कि इनकी जो मेन जो इसकी विशेषता जो होनी चाहिए वो है कि इन्हें सरलता से धोया जा सके और इनको मेंटेनेंस इनकी ज़्यादा महंगी न हो। आजकल कागज़ के बने टेबल नैपकिन भी काफ़ी प्रचलन में हैं, क्योंकि जितनी हमारी भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, जितने हमको इसमें कार्य करने होते हैं, उसमें हमारे पास समय की कमी रहती है, तो बार बार इनको धोने के लिए भेजना, प्रेस करके मंगाना आदि मुश्किल होता है। तो जो कागज़ के जो ये नैपकिन होते हैं, ये एक तरह से वरदान है हम लोगों के लिए, जो कि बहुत सारे रंग बिरंगे आकर्षक नमूने और छापों में उपलब्ध रहते हैं। इनसे टेबल की सुंदरता में भी वृद्धि होती है और इनकी धुलाई, सफाई, देख रेख नहीं करनी पड़ती, बल्कि इनको डिस्पोजल के रूप में, यानी कि यूज़ एंड थ्रो के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ये खर्चीले तो होते हैं, लेकिन इन पे मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है। एक बार खरीदा तो वो बस एक ही बार में काम आता है। और आपने देखा होगा कि हम जितने भी शादी विवाह में, पार्टियों में जाते हैं तो उनमें हर प्लेट के साथ में एक इसी प्रकार का कागज़ का नैपकिन दिया जाता है। हालांकि कागज़ ऐसा नहीं होता, इसमें थोड़ा सा सिंथेटिक वो मिला रहता है, जो कि कपड़े का सा लुक देता है, और हमारा जो भी काम टेबल नैपकिन का है वो कार्य हम इस कागज़ वाले टेबल नैपकिन से भी हम कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये है हमारे टेबल नैपकिन्स की बात।
अब हम बात करते हैं मेजपोश या टेबल कवर की। तो चादर के समान ही मेजपोश का भी चयन किया जाना चाहिए। मेजपोश सरलता से या टेबल कवर सरलता से धुलने वाले, सघन रचना वाले और शिकन अवरोधी होने चाहिए। और मेज के आकार के अनुसार ही इन कवर का चयन किया जाना चाहिए, जिसे मेज के चारों ओर 1-1 फीट तक लटकता हुआ होना चाहिए। मेज पोश भी कई साइज में उपलब्ध रहते हैं। जैसे जो स्टैंडर्ड साइज हैं वो है आपकी 36 बाय 54 इंच, 45 बाय 54 इंच, और जो थोड़े बड़े साइज के होते हैं वो होते हैं 64 बाय 72 इंचेस के। मेज पोश में हल्का सा कलफ या स्टार्च लगाकर इन्हें कड़ा किया जा सकता है, और इनका जो रंग है वो कमरे की रंग योजना के अनुरूप होना चाहिए। कई बार टेबल कवर पर 2 कवर लगाए जाते हैं, एक सीधा या गोल अवस्था में तथा दूसरा तिरछी अवस्था में। ये एक वैरायटी या कलर की कमरे की मोनोटोनी को तोड़ने के लिए, अगर चौकोर कमरा है तो उसमें हम एक चौकोर टेबल कवर बिछा के उसके ऊपर एक छोटा गोल टेबल कवर बिछा सकते हैं, जिससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है और वो आकर्षक लगने लगता है। मेजपोश की खरीदारी करते समय उस पर दी गई परिसज्जा और परिष्कृतियों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें थोड़ा सा कड़ापन होना चाहिए, लेकिन वही है कि बहुत अधिक अगर कड़े वाले ले आएंगे तो वो 2-4 धुलाई के अंदर उनका जो है चिरचिरे हो जाएंगे और वो ऐसे लूज हो जाता है कपड़ा। या तो उनको फिर हम बार बार हमको उनको स्टार्च करके ही प्रयोग में लेना चाहिए। सफ़ेद और हल्के रंग के मेजपोश देखने में ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा बड़ा वाला मेजपोश है उसको हम कलर में प्रिंट वाला ले लें, और उसके ऊपर जो हम उसकी मोनोटोनी तोड़ने के लिए, एक रास्ता तोड़ने के लिए जो हम गोल वो बिछा रहे हैं उसको हम प्लेन ले लें, या उसका विपरीत भी कर सकते हैं कि नीचे वाला प्लेन और ऊपर वाला थोड़ा सा डिज़ाइन वाला हम उसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं। इन मेजपोश को हम कढ़ाई, पेंटिंग और एप्लिक वर्क द्वारा भी इनको अलंकृत किया जा सकता है। हालांकि कढ़ाई किए हुए मेजपोश आजकल कम दिखाई देते हैं, और उसके पीछे कारण ये है कि क्योंकि उसमें अधिक श्रम और समय लगता है, तो वो निश्चित रूप से दाम में भी अधिक होते हैं, उनका मूल्य अधिक होता है। और यदि हम ऐसे परचेज करते भी हैं इस कढ़ाई वाले, तो हम इनका उपयोग बहुत रेयर करते हैं या किसी आयोजन के अवसर पर ही इनका हम प्रयोग करते हैं। साधारणतः मेजपोश सूती, लिनन, टेरिकॉट, रेयॉन आदि रेशों से निर्मित होते हैं, और टेरिलिन के मेजपोश सबसे उत्तम होते हैं। सूती और हैंडलूम के मेजपोश भी अच्छे रहते हैं। जब हम टेबल मैट्स की बात करते हैं तो टेबल मैट्स भी आपके साथ साथ ही चलता है टेबल कवर के साथ में। तो टेबल मैट्स में साधारणतः एक रनर होता है जो टेबल के डाइनिंग टेबल के बीच में एक पट्टी नुमा होता है, चौड़ी पट्टी के रूप में उसको लगाया जाता है, और उसके ऊपर ही हम जो परोसने की जितनी भी सामग्री है उसके ऊपर हम डिस्प्ले करते हैं। और उसके साथ में 6 मैट्स होते हैं, जो कि आप 6 अगर लोगों की अगर टेबल है तो 6 मैट्स होंगे, और 8 हैं तो 8 मैट्स होंगे। रनर का जो साधारणतः नाप होता है वो होता है 12 बाई 26 इंचेस, यानी 12 इंच चौड़ा और 26 इंच लंबा। और ये मैट्स जो होते हैं वो सामान्यतः 2 मापों में बाजार में बने बनाए तैयार मिल जाते हैं, और वो हम हमारी इच्छा अनुसार या आवश्यकता अनुसार उसके माप को बढ़ा या घटा सकते हैं। टेबल मैट्स का वस्त्र भी सघन रचना का, मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए, और इसमें हल्का सा कड़ापन और दृढ़ता भी आवश्यक है। कई बार परिसज्जा करते समय अत्यधिक मांड का या स्टार्च का प्रयोग करके उन वस्त्रों में कड़ापन लाया जाता है। लेकिन वही बात है कि अगर हम इनका बार बार अगर हम इनको धोने के काम में लेते हैं, उनको धोकर के काम में लेते हैं, तो इनकी मांड या स्टार्च उतर जाता है, और वो वस्त्र है जो ढीला हो जाता है, और वो प्लेट के नीचे उसको रखने में वो कंफर्टेबल नहीं होता और बार बार सिमट जाता है। क्योंकि ये भी बात तय है कि जितनी बार हम उनका टेबल मैट्स का प्रयोग करेंगे, उनको हर बार उनको धोना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके ऊपर गिर ही जाता है। तो हमें ऐसे ही टेबल मैट्स का प्रयोग करना चाहिए जिनकी धुलाई सफाई आसानी से की जा सके, और दाग धब्बे जो अगर उस पर लग गए तो वो सरलता से छूट जाएं। तो ये हैं हमारे टेबल मैट्स और रनर की बात। और इनके लिए जो वस्त्र है अगेन टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरिकॉट, नायलॉन आदि रेशों से निर्मित टेबल मैट सबसे अच्छे आते हैं। तो ये हैं हमारे कुछ गृह उपयोगी वस्त्र और उनका चयन।
शेष हम हमारी अगली क्लास में करेंगे।